Good afternoon, students. This is the second lecture of epidemiology. In first lecture, we have discussed about epidemiology, its definition, historical background, components of epidemiology, concept of epidemiology, aims and objectives of epidemiology, uses of epidemiology, approaches in epidemiology, scopes of epidemiology and uses of epidemiology in nursing. So now before starting further, we will discuss about some terminologies first. So first is disease क्या होता है? A pattern of response by a living organism to some form of invasion by a foreign substance or injury which causes an alteration of the organism's normal functioning. कोई भी ऐसा पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देता है, कब देता है? जब उसे कोई फॉरेन सब्सटेंस या कोई इंजरी के थ्रू उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में ऑल्ट्रेशन हो जाती है, उसको जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का वो चेंज हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम डिजीज़. ऑल्सो एन abnormal state in which the body is not capable of responding to or carrying on its normally required function. वो abnormal state बॉडी की, किसी भी ह्यूमन बॉडी की या एनिमल बॉडी की, जब वो बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस को नॉर्मली कैरी आउट नहीं कर पाती है, तो उसको कहते हैं हम डिजीज़. तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा. उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस होता है डिजीज़ का डेवलपमेंट होना या डिजीज़ का प्रोडक्शन होना या प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ डिजीज़ इज कॉल्ड एज पैथोजेनेसिस. नेक्स्ट इज पैथोजेनिक. पैथोजेनिक क्या होता है? डिजीज़ कॉजिंग और प्रोड्यूसिंग कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि डिजीज़ कॉजिंग है या डिजीज़ प्रोड्यूसिंग है, उसको पैथोजेनिक कहते हैं. पैथोजेनिसिटी क्या होती है? पैथोजेनिसिटी डिस्क्राइब्स द पोटेंशियल एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए पैथोजेनिक सब्सटेंस टू कॉज डिजीज़. कोई भी पैथोजेनिक सब्सटेंस का डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी या डिजीज़ कॉजिंग स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी कहते हैं. उसके बाद है इन्फेक्टिव. इन्फेक्टिव क्या होते हैं? डिजीज़ेस आर दोज which the pathogen or agent has the capability to enter, survive or multiply in the host. वो डिजीज़ेस इन्फेक्टिव होते हैं जिनमें कि पैथोजेंस की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स की कैपेबिलिटी, जिनमें किसी भी हॉस्ट में या ह्यूमन बॉडी में एंटर करने की कैपेबिलिटी हो, सर्वाइव करने की और मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी हो, वो डिजीज़ को हम इन्फेक्टिव कहते हैं. उसके बाद है इटियोलॉजी. इटियोलॉजी एज अ नेम इटसेल्फ, इटियोलॉजी मीन्स कॉजेटिव फैक्टर्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. वो फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कोई भी डिजीज़ कॉज करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह कारण, ठीक है, कोई भी डिजीज़ होता है जिनकी वजह से, वो होते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. उसके बाद आता है टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स वो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या तो कोई भी रिजल्ट है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है, वो पॉइजनस सब्सटेंस को टॉक्सिन कहते हैं. ये नोटेबली टॉक्सिक होते हैं जब किसी भी बॉडी टिश्यूज़ में एंटर होते हैं और टिपिकली कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन. और उस टाइम जब ये टॉक्सिक होते हैं तो ये कैपेबल होते हैं उस जिस बॉडी टिश्यू में वो एंटर हुए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वहाँ पे वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो सकती है उसके बाद, ठीक है, ताकि वो उससे लड़ सकें. उसके बाद है हाइपर एंडेमिक. हाइपर एंडेमिक क्या होता है? डिजीज़ेस दैट अफेक्ट ए हाई proportion of population at risk.
कोई भी ऐसा डिजीज़ जो किसी भी हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को, बड़ी अमाउंट में पॉपुलेशन को, ठीक है, उसको अफेक्ट करती है, उसको कहते हैं हम हाइपर एंडेमिक डिजीज़। उसके बाद है हमारे होलो एंडेमिक डिजीज़। होलो एंडेमिक डिजीज़ क्या होते हैं हमारे? डिजीज़ दैट इज़ हाईली प्रेवलेंट इन ए पॉपुलेशन एंड इज़ कॉमनली एक्वायर्ड अर्ली इन लाइफ इन मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी किसी अर्ली लाइफ की पॉपुलेशन में, अर्ली लाइफ मतलब किसी भी लाइफ, किसी के भी लाइफ में के जो शुरुआती टाइम होता है, शुरुआती ईयर्स होते हैं, यानी कि चिल्ड्रन की पॉपुलेशन में जो ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं वो डिजीज़ को हम कहते हैं होलो एंडेमिक, जो बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद है मीज़ो एंडेमिक। मीज़ो एंडेमिक डिजीज़ दैट अफेक्ट ए मॉडरेट proportion of the population at risk। जो किसी भी पॉपुलेशन जो रिस्क में है उसकी मॉडरेट प्रोपोर्शन, मॉडरेट अमाउंट को जो अफेक्ट करती है, उन डिजीज़ को कहते हैं मीज़ो एंडेमिक। हाइपो एंडेमिक जो स्मॉल प्रोपोर्शन को अफेक्ट करती है वो होती है हाइपो एंडेमिक। स्पोरेडिक क्या होता है? अ डिजीज़ दैट इज़ नॉर्मली एब्सेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन बट विच कैन अकर इन दैट पॉपुलेशन एंड ऑल्दो रिले एंड विदाउट प्रेडिक्टेबल रेगुलरिटी। वो डिजीज़ जो नॉर्मली तो एब्सेंट है किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है, बट वो कभी भी जो है हो सकते हैं, उनकी जो रेगुलरिटी है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब हो जाए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, लेकिन फ़िलहाल एब्सेंट है। उसके बाद आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस मैंने आपको बताया था, जो नए केसेस होते हैं किसी भी डिजीज़ के किसी भी पॉपुलेशन में, उसको कहते हैं हम इंसिडेंस। नंबर ऑफ न्यू केसेस इन एनी पॉपुलेशन ऑफ एनी डिजीज़, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस होता है हमारे ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज़ इन एनी पॉपुलेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विद इन अ पॉपुलेशन हु हैव अ सर्टेन डिजीज़ एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी डिजीज़ की टोटल जो केसेस हैं, ठीक है, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, वो होता है प्रेवलेंस। पॉइंट प्रेवलेंस क्या होता है? पॉइंट प्रेवलेंस होता है कोई भी डिजीज़ किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में, किसी भी पॉपुलेशन में, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हुआ है, उन केसेस को कहते हैं हम कि कितने केसेस थे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उन केसेस को कहते हैं हम पॉइंट प्रेवलेंस। उसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस या वो सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किए जाते हैं और जिनको डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर उसको दिया जाए किसी भी होस्ट को, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं, इनहिबिट और किल अनदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद है एजेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट इज़ अ कॉज ऑफ डिजीज़। अब एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, ये बड़े ध्यान से आपने सुनना है कि ये क्या होते हैं। एजेंट कोई भी कॉजेटिव एजेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा एजेंट जो डिजीज़ पैदा करता है, कोई भी ऐसी चीज़, लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, कुछ भी ऐसा चीज़ जिसकी वजह से डिजीज़ हो रहा है। तो इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी पैरासाइट, इट कैन बी फंगस, मोल्ड, केमिकल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, रेडिएशन, हीट, नेचुरल टॉक्सिन जैसे कि स्नेक या स्पाइडर वेनम हो गया, वेनम मतलब जहर, ठीक है। तो ये जो होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिनकी वजह से डिजीज़ हो रहा है, वो उसको बोलते हैं हम एजेंट। होस्ट क्या होता है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है यूजुअली ह्यूमन बीइंग या एनिमल बॉडी जो डिज़ीज़ का घर होता है, विच हार्बर्स द डिज़ीज़, ठीक है, जो डिज़ीज़ का घर होता है जिसमें कि वो डिज़ीज़ पैदा होगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम होस्ट। उसके बाद है हमारा पैथोजन। पैथोजन वो होते हैं जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको कहते हैं हम पैथोजन्स। उसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो फेवरेबल सराउंडिंग्स या वो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के बाहर होती हैं,
ठीक है। ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के बाहर वाली सराउंडिंग्स जो फेवरेबल है किसके लिए, डिजीज़ होने के लिए फेवरेबल है, ठीक है, या फिर डिजीज़ की ट्रांसमिशन के लिए फेवरेबल है, या तो उन सराउंडिंग्स या उन कंडीशंस की वजह से जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के बाहर आसपास है, एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वजह से डिजीज़ हो रहा है या डिजीज़ ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अब डिजीज़ दो तरीके से ट्रांसमिट होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जैसे हम डायरेक्ट टच करते हैं उसके थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। इनडायरेक्ट हमारा जो होता है ड्रॉपलेट की फॉर्म में, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया, हवा में फैल के एक दूसरे से जो है ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस होते हैं। फिर आता है हमारा वेक्टर। क्या होता है वेक्टर? होता है एनी लिविंग नॉन ह्यूमन करियर ऑफ डिजीज़ दैट ट्रांसपोर्ट्स एंड सर्व्स द प्रोसेस ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। कोई भी लिविंग नॉन ह्यूमन करियर, वैसे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पर ह्यूमन नहीं है, ठीक है, जो डिजीज़ के एजेंट्स को कैरी करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है डिजीज़ को एजेंट से और ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ताकि डिजीज़ ट्रांसमिशन की प्रोसेस को हेल्प कर सके, वो उसको कहते हैं हम वेक्टर। वेक्टर हो गया जैसे इंसेक्ट्स हो गए, फ्लाई हो गई, मक्खियाँ हो गई, मॉस्किटो हो गए, रोडेंट्स हो गए, चूहे, ठीक है, इस तरह से हो गए। जैसे कि मक्खियों से जो है बीमारियां फैलती हैं, जो कीटाणु हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में जाते हैं। मॉस्किटो हैं, एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, मलेरिया, डेंगू, इस तरह के ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, वेक्टर बॉर्न इसीलिए बोला गया है क्योंकि इनके जो करियर हैं वो ये है, इंसेक्ट्स हैं या फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, कुछ भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद है रिजर्वॉयर्स। रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल्स और इनएनिमेट ऑर्गेनिक मैटर इन विच इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स लिव एंड मल्टीप्लाई। रिजर्वॉयर में आपका कुछ भी आ सकता है, जहाँ कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा सरफेस जहाँ पे इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म यानी कि एजेंट्स जी सकें, दे कैन लिव और मल्टीप्लाई कर ग्रो कर सकें वहाँ पे, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम रिजर्वॉयर। अब ह्यूमन बॉडी में भी जो है रिजर्वॉयर हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी कैन एक्ट एज रिजर्वॉयर, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल्स, ठीक है, इनएनिमेट ऑर्गेनिक मैटर जैसे फीसीज में, ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन लिव एंड मल्टीप्लाई, उसको कहते हैं हम रिजर्वॉयर्स। तो ह्यूमंस ऑफन सर्व एज रिजर्वॉयर एंड होस्ट, वो रिजर्वॉयर भी हो सकते हैं और होस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। जूनोसिस होता है जबकि कोई डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसमिट होता है, उसको कहते हैं हम जूनोसिस। इसके बाद आता है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में द एंट्री एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट इन और ऑन बॉडी ऑफ मैन और एनिमल इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। जब किसी भी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट की किसी भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल बॉडी में एंट्री हो, डेवलपमेंट हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उसको कहते हैं हम इन्फेक्शन, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया है, जब वो ह्यूमन बॉडी या कोई एनिमल बॉडी में एंटर करता है और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है, अपनी ग्रोथ शुरू करता है, उसको कहते हैं हम इन्फेक्शन। उसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम इंटरवल या वो टाइम ड्यूरेशन जब कोई भी डिजीज़ एजेंट, ठीक है, या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, और जब उस टाइम से लेके और जब किसी भी डिजीज़ के साइन और सिम्टम अपीयर दिखने शुरू होते हैं, ठीक है, उस डिजीज़ के साइन और सिम्टम जब दिखने शुरू हो तब तक का जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है हमारा कोविड-19,
जब कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा उस दिन से लेके और जो आपके जो सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं 14 दिन बाद, ठीक है, सिम्टम्स आपके 14 दिन बाद दिखने शुरू होते हैं, तो वो जो 14 दिन का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी ऐसा एजेंट जो इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेस्टेशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ एनिमल पैरासाइट आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है, कोई भी एनिमल पैरासाइट का प्रेजेंट होना या तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या एक्सटर्नली, उसको कहते हैं हम इन्फेस्टेशन। उसके बाद कॉन्टैक्ट, एनी पर्सन हु हैज़ रिमेन इन एसोसिएशन कांटेक्ट होता है जब भी कोई भी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के एसोसिएशन में आता है, कांटेक्ट में आता है, या किसी भी इन्फेक्टेड पार्टिकल के एसोसिएशन में आता है, टच में आता है, ठीक है, और डिजीज़ डेवलप करता है, उसको कहते हैं हम मतलब उसमें डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन और अपॉन द सरफेस ऑफ आर्टिकल्स, वूंड और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज क्लॉथ, टॉयज, बेड, फ्लोर एट्सेट्रा। कंटैमिनेशन कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट या कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट का किसी भी सरफेस पे प्रेजेंट होना, ठीक है, उसको कहते हैं हम कंटैमिनेशन। सरफेस किसी भी आर्टिकल का सरफेस, वूंड हो गया, घाव हो गया, कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होगी, उनके ऊपर अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट मिलता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी जर्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं हमारे क्लॉथ्स हो गए, टॉयज़ हो गए, बेड, फ्लोर, यूटेंसिल, लिफ्ट, कोई भी सरफेस एरिया, ठीक है, उसको कहते हैं हम कंटैमिनेशन, वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट का मौजूद होना, प्रेजेंट होना। उसके बाद है कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ जो कि कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, उनको कहते हैं हम कंटेजियस डिजीज़, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल वो डिजीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकते हैं थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है, कि इन्फेक्शियस एजेंट का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होना आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, डस्ट के थ्रू, ठीक है, किसी भी तरीके से, या डायरेक्ट टच के थ्रू, ठीक है, उसको कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो जो कि एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है, ये खुद किसी भी पर्सन में खुद ही होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये होते हैं हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके बाद आते हैं हमारे फोमाइट्स। फोमाइट्स होते हैं हमारे इनएनिमेट आर्टिकल्स अदर देन फूड एंड वाटर। कोई भी ऐसे इनएनिमेट आर्टिकल मतलब नॉन लिविंग आर्टिकल उनमें नहीं आएगा, ये हमारा फूड एंड वाटर छोड़ के कोई भी नॉन लिविंग आर्टिकल जो contaminated by infectious discharge from the patient and are capable of transmitting the infectious agent to a healthy person, ठीक है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग आर्टिकल जिनकी वजह से इन्फेक्शियस एजेंट किसी भी पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है,
थ्रू इन्फेक्शियस डिस्चार्ज और एनीथिंग, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम फोमाइट्स। उनमें फोमाइट्स में कौन कौन से आते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमारे? क्लॉथ, टॉवल, हैंडकरचीफ, ठीक है। छींका आपने, कोई भी किसी को जो है डिजीज़ हो रखा है, कोई पेशेंट है, उसने छींका, हैंकी रखा, ठीक है, या टॉवल में छींक दिया, या उसके क्लॉथ्स पे जो है उस ड्रॉपलेट्स गिरे, तो वो क्लॉथ्स को अगर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन अगर टच करता है, या कोई रुमाल टच करता है, या उसका टॉवल टच करता है, यूज़ करता है, तो उसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो उसको उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं हम फोमाइट्स। करियर क्या होता है? करियर होता है वो the one that spreads or harbors an infectious organism, जो कि करियर कोई ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है करियर, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होता है। करियर होता है कि उसे लेके जाने वाला, ठीक है, तो उसको उस इन्फेक्शियस एजेंट को जिसने अपने अंदर रखा हुआ, जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो रहा है या पैदा हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। उसके बाद आता है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड द टाइम फ्रॉम फर्स्ट कांटेक्ट विद नॉन लिविंग एजेंट अंटिल सिम्टम अपीयर। तो पहले हमने पढ़ा था इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, अब है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड जब हम किसी भी नॉन लिविंग एजेंट के फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद कोई भी सिम्टम अपीयर होता है हमारा डिजीज़ का, तो उसको कहते हैं हम लेटेंट पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या था? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और सिम्टम अपीयर होते हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। अब नॉन लिविंग एजेंट इसमें लेटेंट पीरियड में कौन कौन से हो सकते हैं? कोल्ड हो गया, हीट हो गया, इरेडिएशन हो गया, पॉइजन्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। कोल्ड, ज़्यादा ठंड आपको लग गई है, उसकी वजह से आपके शरीर में जो है आपको कोल्ड हो गया है या बुखार हो गया है, ठीक है, वो सिम्टम आने में 1 या 2 दिन लगते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लेटेंट पीरियड। उसके बाद है एपिजोटिक। एपिजोटिक होता है कोई भी डिजीज़ का आउटब्रेक एनिमल्स में, उसको कहते हैं हम एपिजोटिक, फैलना, एनिमल्स में किसी भी डिजीज़ का फैलना। उसके बाद है क्लिनिकल इन्फेक्शन। क्लिनिकल इन्फेक्शन हम डिज़ीज़ को जो है क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी स्टेट जिसकी वजह जिसमें कि होस्ट कोई भी सिम्टम शो करता है, बीमार दिखता है या मर जाता है, उसको कहते हैं हम क्लिनिकल इन्फेक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डिजीज़ कॉजेशन। थ्योरीज ऑफ डिजीज़ कॉजेशन, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, कि कैसे डिजीज़ होता है, क्यों होता है, तो अलग अलग थ्योरीज हैं सबकी। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये दी थी, ये इसमें जो फर्म बिलीवर्स आते हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल का। ये ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो वो कहाँ से पैदा हो रहा है, वो किसी भी नॉन लिविंग मैटर से पैदा हो रहा है, और ये सडनली और स्पॉन्टेनियसली हो रही है ये प्रोसेस, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड अराइज सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नॉन लिविंग मैटर। जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि जो पेड़ से जो डेड लीव्स, जो सूखी पत्तियां गिरती हैं, वो अगर तालाब में, पौंड में गिर जाएं तो वो मछलियां बन जाती हैं, अगर वो मिट्टी में गिर जाए तो वो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो उनका मानना ये था। अब इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आगे कौन सी थ्योरी आई? जर्म थ्योरी आई। जर्म थ्योरी का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो लुईस पाश्चर ने 1860 में किया था। उन्होंने बताया कि एयर में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो द थ्योरी एम्फसाइज दैट द सोल कॉज ऑफ डिजीज इज माइक्रोब्स। इस थ्योरी ने एम्फसाइज किया कि जो किसी भी बीमारी का, किसी भी डिजीज़ का जो कारण है वो इकलौता कारण माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू कैन से।
जर्म थ्योरी इसीलिए नाम रखा गया, जर्म मतलब माइक्रोब्स को बोला गया है, ठीक है। तो द थ्योरी रेफर टू एज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज एजेंट एंड डिजीज़, ठीक है। इसका सीधा सीधा जो है डिजीज़ एजेंट और डिजीज़ से है रिलेशनशिप, कि डिजीज़ एजेंट के थ्रू जो है डिजीज़ होगा मैन में, ह्यूमन बींग्स में। तो जर्म थ्योरी। उसके बाद आती है हमारी मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी इट वाज गिवन बाय पैटनकॉफर ऑफ म्यूनिक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर मे बी मोर देन सिंगल कॉज ऑफ डिजीज़। ये थ्योरी क्या कहती है कि खाली एक जो जर्म्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डिजीज़ नहीं होता, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं डिजीज़ होने के। तो वो फैक्टर्स या तो होस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, या एजेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी कहती है ये कि भाई कोई भी अगर डिजीज़ होता है, हम एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, तो वो या तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल से भी हो सकता है, या फिर वो हाई फैट डाइट से भी हो सकता है, या हेरिडिटरी भी हो सकता है, या हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, या ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, या स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक कारण नहीं है कि खाली जो हाई फैट डाइट है उन्हीं को ही कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होगा, या कोई जो स्मोक कर रहा है उन्हीं को ही कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होगा, या खाली जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है उन्हीं को ही कोरोनरी हार्ट, नहीं। इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, इनकी वजह से इनकी वजह से, कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है कि भाई सिंगल कॉज नहीं है। तो इसीलिए इसको मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी बोला गया है। मल्टी फैक्टर्स हैं किसी भी डिजीज़ को कॉज होने के। उसके बाद इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कौन सी आई, वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी। वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी क्या कहती है हमारी कि भाई जो जो हमारे मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी कह रही थी कि भाई मल्टीपल फैक्टर है, इसने कहा मल्टीपल फैक्टर तो हैं बट वो आपस में जो हैं जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि एक जो हमारा हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है वो, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम हार्ट डिजीज़ का। हार्ट डिजीज़ हमारा किस वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके मल्टीपल फैक्टर अलग अलग तो बहुत सारे हैं, आर्टीरियल स्टिफनेस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ड्रिंकिंग हो गया यानी कि अल्कोहलिज्म, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, स्मोकिंग हो गया, इंसोम्निया हो गया, पुअर डाइट हो गया, डायबिटीज़ हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है। ये मल्टीपल फैक्टर्स तो हैं ही, पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है। क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस की वजह से स्मोक कर रहा है, स्ट्रेस की वजह से स्मोक कर रहा है, स्ट्रेस की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जा रहा है उसका, स्ट्रेस की वजह से वो ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, स्ट्रेस की वजह से जो है उसका हाई बीपी है, स्ट्रेस की वजह से आर्टीरियल स्टिफनेस है, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ है, स्ट्रेस की वजह से पुअर डाइट ले रहा है वो, स्ट्रेस की वजह से इंसोम्निया है, राइट। ये चीज़ें तो हैं। अब स्मोकिंग जब ज़्यादा कर रहा है तो उसका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से उसका हाई बीपी हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से उसे डायबिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है। पुअर डाइट की वजह से जो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, पुअर डाइट की वजह से आर्टीरियल स्टिफनेस हो सकती है, पुअर डाइट की वजह से हाई बीपी है, पुअर डाइट की वजह से डायबिटीज़, ये भी हो सकता है। अब ऐसे ही इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब नींद कम आना, नींद नहीं आना, इंसोम्निया स्लीप डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से पुअर डाइट ले रहा है वो, उसकी वजह से डायबिटीज़ हो रही है उसे, उसकी वजह से उस ज़्यादा जो है ड्रिंक कर रहा है, उसकी वजह से स्मोक कर रहा है। तो ये सारे एक वेब बना लिया इन्होंने, जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, इन्होंने एक वेब यानी कि एक जाल बना लिया। मकड़ी का जाल देखा है, इसी तरीके का होता है। तो उन्होंने जो जाल बना लिया, तो ये वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी कह रही है कि जो कोई भी डिजीज़ है वो एक मल्टीपल फैक्टर्स के का एक जाल है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है ये फैक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, हाँ,
अब ये वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी दी किसने थी? ये दी थी मैकमोहन एंड पग ने. दिस मॉडल इज आइडियली suited for the study of chronic disease where disease agent is often not known but is the outcome of interaction of multiple factors. ये जो वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी है ये बेसिकली किसको सपोर्ट कर रही है? ये उन क्रॉनिक डिजीज़ को सपोर्ट कर रही है जिनमें कि डिजीज़ एजेंट का पता नहीं होता कि कौन सा है. कोई एक सिंगल डिजीज़ एजेंट है नहीं जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, बट इज़ द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल फैक्टर. ये थ्योरी कह रही है कि जो डिजीज़ है वो मल्टीपल फैक्टर्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो है डिजीज़ हो रहा है. तो उन क्रॉनिक डिजीज़ को ये सपोर्ट करती है. व्हेन देयर इज़ नो सिंगल कॉजेज ऑफ डिजीज़ आर इंटरेक्टिंग एंड इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पॉसिबल कॉजेज. नेक्स्ट आता है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसको ज़रा ध्यान से समझना. एनवायरनमेंट होता है, इसमें एजेंट होता है, होस्ट होता है. एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, ये तीन चीज़ों से मिलके जो एक ट्रायंगल, जो एक ट्रायड बना है, ठीक है, इसको कहते हैं हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. ये हमारे डिजीज़, इन तीनों की वजह से हमारा डिजीज़ होता है. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ये कह रहा है. तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. एजेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एजेंट क्या होते हैं, होस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ होस्ट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है. तो सबसे पहले जो ये थ्योरी कह रही है वो ये कह रही है कि किसी भी डिजीज़ का स्प्रेड के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट. और ये तीनों आपस में जो है एसोसिएटेड हैं. ठीक है, ट्रायंगल में. तो एजेंट जो क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक लिविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दैट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम टू होस्ट. कोई भी जो लिविंग या कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि होस्ट को हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है होस्ट में, उसको कहते हैं हम एजेंट. ठीक है, अब लिविंग में कोई भी आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, कुछ भी आ सकता है. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में कोई भी, जैसे कि कोई सरफेस एरिया आ गया, एक्सीडेंट्स हो गए आपके, ठीक है, कि ये कुछ भी आ सकता है, केमिकल हो गया, कोई भी टॉक्सिन्स हो गए. उसके बाद आता है हमारा होस्ट. होस्ट में आते हैं हमारे कि होस्ट वो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, दैट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में बिकम अनहेल्दी. जो किसी भी सर्टेन जो कंडीशंस है उसमें जो है अनहेल्दी या डिजीज़ जिनमें हो जाता है, ठीक है, उनको कहते हैं हम होस्ट. उसके बाद है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट वो फेवरेबल सराउंडिंग्स या वो फेवरेबल कंडीशंस जो कि ह्यूमन और या एनिमल्स के आसपास होती हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होता है या डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है. नेक्स्ट, एजेंट. सबसे पहले हम एजेंट से शुरू करते हैं. द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन इज द डिजीज एजेंट. डिजीज एजेंट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस, लिविंग और नॉन लिविंग, or a force tangible or intangible, the excessive presence or relative lack of which may initiate or perpetuate a disease process. जो डिजीज़ एजेंट होता है वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग, कोई भी फोर्स हो सकती है, ठीक है, टैंजिबल या इंटैंजिबल, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक्सेस में होने से या जिसकी कमी के होने से कोई भी डिज़ीज़ शुरू होती है. ठीक है, डिज़ीज़ प्रोसेस शुरू होता है, उसको कहते हैं हम डिज़ीज़ एजेंट. डिजीज़ में हैव ए सिंगल एजेंट बट मोर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ ट्रांसमिशन. किसी भी डिजीज़ के होने में एक सिंगल एजेंट का कॉजेटिव एजेंट हो सकता है, बट जब वो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है तो उसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके बाद आता है हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स. बायोलॉजिकल एजेंट्स वो
में जो आते हैं हमारे जो है लिविंग जो एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, पैथोजेनिसिटी करते हैं, वायरुलेंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फिज़िकल एजेंट। फिज़िकल एजेंट में हमारे जो है उसमें आती है हमारी हीट हो गई, कोल्ड होगी, ह्यूमिडिटी, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कोल्ड, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ठीक है। ये सारी हमारी फिज़िकल एजेंट्स में आ गई। उसके बाद आते हैं हमारे केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में हमारी एंडोजेनस और एक्सोजेनस, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो टॉक्सिन्स हो रहे हैं हमारे, वो एंडोजेनस केमिकल एजेंट्स होते हैं। और जो बॉडी की के बाहर से जो हम इंजेस्ट या इनहेल करते हैं, कोई भी केमिकल्स, कोई भी किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वो केमिकल एजेंट्स को कहते हैं हम एक्सोजेनस केमिकल एजेंट्स। उसके बाद हैं हमारे मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स में कोई भी सरफेस हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लिविंग कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से, जैसे कि हमारे रोड साइड एक्सीडेंट्स हो गए, ठीक है, फॉल, इंजरी, ठीक है, इस तरह के हमारे मैकेनिकल एजेंट्स। अब न्यूट्रिशनल एजेंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन एजेंट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। इसमें आते हैं हमारे क्वाशियोरकर और मेरास्मस, ठीक है। तो कोई भी न्यूट्रिशन जो एजेंट्स हैं वो होते हैं कोई भी ऐसे जो पोषक तत्व जिनकी कमी से या ज़्यादा होने से जो कोई भी डिजीज़ होता है, उनको कहते हैं हम न्यूट्रिशनल एजेंट्स, ठीक है। कोई भी विटामिन ए की जो है अगर कोई कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। तो ये है कोई भी डेफिशिएंसी या एक्सेसिव अगर कुछ हो गया है, कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन, तो उसकी वजह से हम जो डिज़ीज़ होता है वो होते हैं न्यूट्रिशनल एजेंट्स। उसके बाद है सोशल एजेंट्स। सोशल एजेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल, सोशल लाइफस्टाइल जिसकी वजह से हमारा डिज़ीज़ कॉज हो रहा है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, कोई भी डाइटरी हैबिट, या कोई स्ट्रेस हो गया हमारा, कोई भी डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ये होते हैं हमारे सोशल एजेंट्स। अदर्स में हार्मोन्स आ गए, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो डिजीज़ होते हैं, लैक ऑफ पार्ट और स्ट्रक्चर, कोई भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट या कोई स्ट्रक्चर अगर कमी है उस चीज़ की, तो उसकी वजह से कोई डिजीज़ हो गया, कोई डिसेबिलिटी हो गई। या फिर क्रोमोसोमल फैक्टर्स, क्रोमोसोमल फैक्टर्स की जैसे कि कोई भी क्रोमोसोम्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी मिल होती है, ठीक है, कोई पार्ट इधर उधर हो गया तो उसकी वजह से। उसके बाद हैं इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, उसकी वजह से कोई डिज़ीज़ जो है हो गया। अगर इम्यूनिटी कम है तो उसकी वजह से डिज़ीज़ कॉज हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद आते हैं हमारे होस्ट फैक्टर्स। होस्ट एजेंट हो गए, एजेंट के हमने टाइप्स पढ़ लिए। उसके बाद आते हैं हमारे होस्ट। होस्ट क्या होता है? अब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ह्यूमन होस्ट इज़ रेफर टू एज सॉइल, ठीक है, मिट्टी को हम बोल रहे हैं होस्ट, डिजीज़ एजेंट को बोल रहे हैं बीज। डिजीज़ एजेंट जो डिजीज़ कॉज कर रहा है वो हो गया बीज। बीज को जब हम मिट्टी में डालेंगे, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को जब हम ह्यूमन बॉडी में डालेंगे और उसको सनलाइट, एयर, वाटर यानी कि एनवायरनमेंट, ये सब मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, तो क्या पैदा होगा? डिजीज़, पेड़ पैदा होगा। पेड़ को हम बोलेंगे डिजीज़। तो डिजीज़ एजेंट हो गया सीड्स यानी कि बीज, और उसको हम लगाएंगे किसमें डालेंगे? मिट्टी में डालेंगे। एजेंट गया बॉडी के अंदर, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर किया, उसको मिले एनवायरनमेंट मिला, ठीक है, और उसकी वजह से जो क्या पैदा हुआ? डिजीज़ पैदा हुआ। The host factors may be classified as demographic characteristics such as age, gender। ये जो host factor है इनको हम demographic characteristics के basis पे classify करते हैं, जैसे कि age के basis पे, कि age related disease हो गए, कई diseases हैं जो बच्चों में होते हैं, कई adults में होते हैं, कई जो है old age में होते हैं, ठीक है। तो और कई मेल्स के डिजीज़ हैं, कई फीमेल्स के डिजीज़ हैं, जेंडर बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो हमारी जो टाइप्स हैं होस्ट के किस तरीके से, पहला है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।
बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे जो है हमारे खुद के होस्ट के जो बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें आते हैं जेनेटिक फैक्टर, हमारे जो जीन्स के फैक्टर्स हैं उसकी वो कैसे हैं, ठीक है। हम जो इनहेरिट किए हैं, हमने अपने जो पेरेंट्स से जो है हमें मिले हैं, वो हमारे जेनेटिक फैक्टर कैसे, कई डिजीज़ ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली या इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। कई जो डिजीज़ है इनबॉर्न होते हैं, तो इट डिपेंड्स। उसके बाद है बायोकेमिकल लेवल ऑफ ब्लड। बायोकेमिकल लेवल ऑफ ब्लड की कोई भी ब्लड के कोई भी कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो उसकी वजह से जो है हमारा डिज़ीज़ डेवलप हो सकता है, किसी भी तरह का हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है। उसके बाद है ब्लड ग्रुप्स एंड एंजाइम। सर्टेन जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनमें अलग तरह के डिजीज़ पाए जाते हैं। कुछ जो ब्लड ग्रुप्स हैं दे आर मोर प्रोन टू स्पेसिफिक डिजीज़, या कुछ एंजाइम्स कम ज़्यादा हो गए उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद है सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड। सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे हमारे हो गए, ठीक है। प्लेटलेट्स हो गई हमारी। इनकी में अगर ये नॉर्मल जो है इनकी वैल्यू उससे ऊपर नीचे होता है, अब नॉर्मल वैल्यू आती है, कम ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल, बॉडी की इम्यून जो सिस्टम है वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको डिजीज़ होने के कैसे चांसेस हैं, किस तरह के आपको डिजीज़ हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। आपके जो ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के वो उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैसे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर आपका कैसा रहता है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वेंटिलेशन आपका कैसा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई लो किस तरह का है, तो उस हिसाब से आपको डिजीज़ हो सकता है। उसके बाद है सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं उनमें जो डिजीज़ेस पाए जाते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पीपल, ठीक है। जो ज़्यादातर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या डिजीज़ देखने को मिलेंगे, मैलन्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है, सैनिटेशन से रिलेटेड, इस तरह के डिजीज़ेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जबकि हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में जो है हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन हो गया हमारा, उसके बाद हमारा डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, ओबेसिटी होगी, इस तरह के डिजीज़ेस ज़्यादा मिलते हैं। फिर एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें ये हो जाएगा, ठीक है, या इस हाथ ना धोने की वजह से हमें जो है ये डिज़ीज़ हो सकता है, ये होने के चांसेस हैं हमारे साथ। तो एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन, अगर एजुकेटेड है लोग तो उन्हें पता होता है कि किसकी वजह से क्या होता है, कौन सा डिज़ीज़ होने के चांस है। तो अगर आपको एजुकेशन नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, कोई नॉलेज नहीं है, तो ये आपके लिए जो है ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस कराना है या नहीं कराना है, कोई डिज़ीज़ हो गया क्या प्रिवेंशन में क्या करना है हमने, ठीक है। उसके बाद है ऑक्यूपेशन फॉर एग्जांपल, अगर जो कोल माइंस में जो काम करते हैं लोग, वर्कर्स, उनमें जो किस तरह के डिजीज़ पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी रिलेटेड, टीबी हो गया, लंग कैंसर हो गया, इस तरह के जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ मिलेंगे। जबकि जो ऑफिस में काम करते हैं, हर सारे टाइम बैठने का काम है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे बैठने का काम है, उनमें कैसे डिजीज़ देखने को मिलेंगे, वही डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गए, ठीक है, ओबेसिटी हो गया, इस तरह के मिलेंगे। उसके बाद स्ट्रेस हो गया हमारा, इसकी वजह से मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग हो गया, इन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह के डिजीज़ है आपको होंगे। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हमारे आते हैं, थर्ड जो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स होस्ट में जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले पर्सनैलिटी ट्रेट। साइकोलॉजी में आपने पढ़ी हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में कई लोग तो ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, कई मॉडरेटली एक्टिव होते हैं, कई जो है बिल्कुल ही लेथार्जिक होते हैं,
कोई आलसी होते हैं, काम करना नहीं पसंद करते, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आपकी पर्सनैलिटी, जिस हिसाब से आपके पर्सनैलिटी ट्रेट हैं उस हिसाब के आपको डिजीज़ेस मिलेंगे, ठीक है। लिविंग हैबिट्स, आपकी जो रहने सहने की आदतें हैं वो कैसी हैं, ठीक है। उसके बाद है मतलब आप जो है सफाई से रहना पसंद करते हैं या जो है अनहाइजीनिक हैबिट्स आपने अपनाई हुई हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं आपकी, आप जो है अपने खाने में क्या इंक्लूड करते हैं, आप फैटी डाइट लेते हैं, ठीक है, तला हुआ भुना हुआ स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वही खाते हैं, या सैलड्स और इस तरह के फ्रूट्स और अच्छा न्यूट्रिशन लेना पसंद करते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के डिजीज़ होंगे। उसके बाद है फिज़िकल एक्सरसाइजेस। फिज़िकल एक्सरसाइजेस में अगर आप जो है एक्टिव हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं डेली बेसिस पे, रेगुलर हैं, तो आपके डिज़ीज़ होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अगर आपके जो है आप कुछ नहीं करते, कोई फिज़िकली वर्कआउट नहीं करते, तो आपके जो है उसी तरह से जो है आपका डिज़ीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज़ ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स एंड स्मोकिंग, अल्कोहल का यूज़ करना, ड्रग्स का यूज़ करना, स्मोकिंग करना, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको आपके डिज़ीज़ होने के चांसेस कैसे होंगे, किस तरह के आपको डिज़ीज़ हो सकते हैं। बिहेवियरल पैटर्न्स में आपका जो आ गया, जैसे आपका स्लीप पैटर्न क्या है, ठीक है, आप कितने घंटे सोते हैं, ठीक है, आप का खाना खाने का टाइम क्या है, ठीक है, आप हैवी डाइट लेते हैं, कैसी लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आ गए। उसके बाद आता है हमारा लास्ट एजेंट, होस्ट एंड लास्ट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट क्या होता है? द स्टडी ऑफ डिजीज़ इज़ रियली द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट. The concept of environment is complex. External or macro environment is defined as all that which is external to the individual human host, living and non-living, and with which he is in constant interaction. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है? कोई भी ह्यूमन बीइंग के आसपास का सराउंडिंग्स, ठीक है, एक्सटर्नल सराउंडिंग, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, जिसके साथ ह्यूमन बीइंग जो है कांस्टेंट इंटरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, फूड, हाउसिंग, ये सारी चीज़ एनवायरनमेंट में आ गई आपके। अब टाइप ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें 3 तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स पाए जाते हैं। पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और तीसरा है साइकोसोशियल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में आ गया आपका जो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगी या कोई भी फिजिकल फैक्टर होंगे विद विच मैन इज़ इन कांस्टेंट इंटरेक्शन, जिनके साथ मैन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, कांस्टेंट इंटरेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, हीट, लाइट, नॉइस, डेब्रिस, रेडिएशन, ठीक है, ये सारे हो गए हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में। In most developing countries, unhygienic environment continues to be the main health problem. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो डेवलप कर रही हैं, उनमें जो मेन हेल्थ प्रॉब्लम है उसका कॉज क्या है? अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, यानी कि वहाँ पे सैनिटेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन है, ठीक है। इसकी वजह से जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स वहाँ हो रही हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज़ द यूनिवर्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच सराउंड्स मैन इंक्लूडिंग मैन हिमसेल्फ. ठीक है, वो लिविंग थिंग्स जो ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ है, एग्जिस्ट कर रही हैं, सराउंडिंग्स, वो सराउंडिंग्स, वो लिविंग थिंग्स जो ह्यूमन बीइंग के आसपास जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, उनको क्या कहते हैं हम? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. इन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ सकते हैं? वायरसेस या कोई और माइक्रोबियल एजेंट्स, मतलब कि बैक्टीरियाज, पैरासाइट्स एक्सेट्रा. इंसेक्ट्स हो गई, रोडेंट्स यानी कि माउस वगैरह, एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. ऑल्सो ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ, किसी ने किसी को मार दिया, अटैक कर दिया, ठीक है, एक्सीडेंट कर दिया, तो ये भी सारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं.
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइकोसोशियल एनवायरनमेंट. साइकोसोशियल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स a complex of psychosocial factors which are defined as those factors affecting personal health, healthcare and community well-being that stem from a psychosocial makeup of individual and the structure and function of social groups. वो फैक्टर जो किसी की पर्सनल हेल्थ या हेल्थ केयर को या किसी भी कम्युनिटी के वेलबींग को अफेक्ट करती हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, साइकोसोशल मेकअप ऑफ इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल्स की साइकोसोशल, साइको मतलब माइंड, रिलेटेड टू माइंड एंड सोशल रिलेटेड टू सोसाइटी. सोसाइटी में जिस तरह का काम चल रहा है, जिस तरह के लोगों के बिलीफ है, जिस तरह के ट्रेडिशन है, जिस तरह की हैबिट्स हैं, जिस तरह का उनका मानना है, वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, ठीक है, रिलीजन है, लाइफस्टाइल है, उसकी कम्युनिटी में, उसकी सोसाइटी में, उसकी वजह से जो उसका माइंड मेकअप बनता है, उनको उन फैक्टर्स को, वो फैक्टर्स जो कि उसकी कम्युनिटी वेलबींग, उसकी पर्सनल हेल्थ और हेल्थ केयर के लिए हानिकारक हैं, डिस्टर्बिंग है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को हम कहते हैं साइकोसोशल फैक्टर्स. वो आता है हमारे साइकोसोशल एनवायरनमेंट में. इसमें कोई भी कल्चरल वैल्यू हो गई सोसाइटी की, कस्टम्स हो गए सोसाइटी के, हैबिट्स हो गई, बिलीफ हो गए, एटीट्यूड हो गए, मॉरल हो गए, रिलीजन हो गया, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, कम्युनिटी लाइफ, हेल्थ सर्विसेज आसपास कैसी हैं, कम्युनिटी लाइफ कैसी है आपके आसपास, रूरल एरिया में रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप ढंग से, आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है इसमें, लाइफस्टाइल में ईटिंग पैटर्न कैसा है, स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, अल्कोहलिज्म एट्सेट्रा. ठीक है, ये सारे आते हैं आपको साइकोसोशल एनवायरनमेंट में. उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी डिजीज़ साइकिल. डिजीज़ साइकिल क्या होती है, कोई भी डिजीज़ किस तरीके से होता है हमारा, तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो है डिजीज़ ऑर्गेनिज्म. डिजीज़ ऑर्गेनिज्म यानी कि एजेंट, यानी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं, वो जो है हमारा रिजर्वॉयर में जाता है. ठीक है, रिजर्वॉयर क्या करता है, उस डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को अपने अंदर रखता है. ठीक है, उससे उसको बीमारी नहीं होगी, ठीक है, पर वो उसको अपने अंदर घर देता है. ठीक है, उसके बाद है रिजर्वॉयर से जब मोड ऑफ एस्केप उसको मिलता है, किसके थ्रू, वेक्टर के थ्रू. वेक्टर के थ्रू जब कोई मोड ऑफ एस्केप मिलता है तो वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र के थ्रू वेक्टर में ट्रांसफ़र कर जाता है. कौन, माइक्रो डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ एजेंट. पहले किसी रिजर्वॉयर में गया, रिजर्वॉयर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, रिजर्वॉयर ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, रिजर्वॉयर जो है आपका फीसीज हो गए, ठीक है, कोई स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, वॉमिट हो गई, आपका थूक हो गया, सलाइवा हो गया. ठीक है, ये सारे आपके रिजर्वॉयर हो गए. उसके बाद रिजर्वॉयर के थ्रू जो वेक्टर में जो है ट्रांसमिट कर गया. आपने, कोई भी पेशेंट है, उसने थूका, ठीक है, टीबी का पेशेंट है, उसने खांसी की या उसने छींका, अब उसके बाद वो जो है एनवायरनमेंट में चला गया या थूका उसने, ठीक है, थूक जो है सॉइल में चला गया. अब सॉइल क्या होगी, रिजर्वॉयर हो गया. ठीक है, सॉइल, अब उस सॉइल पे, उस थूक पे जब कोई मक्खी बैठती है, ठीक है, मक्खी हो गई वेक्टर. अब मक्खी के वो जो मोड ऑफ एस्केप के थ्रू वो वेक्टर में यानी कि मक्खी में आ गया, मक्खी से जो है मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो है वेक्टर में चला गया. अब वेक्टर में कौन आ गया, एजेंट आ गया, एजेंट को कैरी कर लिया वेक्टर ने. अब वेक्टर जो है मोड ऑफ एंट्री के थ्रू ससेप्टेबल होस्ट, अब वो जो है उसके ऊपर बैठ गया, मान लीजिए उसके खाने में चला गया, खाने पे बैठ गई मक्खी या उसके खुद के ऊपर बैठ गई. ठीक है, तो उसने एजेंट को ट्रांसफ़र कर दिया और एंट्री हो गई होस्ट में, उसकी ससेप्टेबल होस्ट में. ठीक है,
वेक्टर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यानी कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट की एंट्री हो गई ससेप्टेबल होस्ट में। तो इस तरह से उसके अंदर जो है डिजीज़ जो है प्रोसेस शुरू हो गई। तो ये होती है हमारी डिजीज़ साइकिल। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, it signifies the way in which a disease evolves over time from the earliest stage of its pre-pathogenesis phase to its termination as recovery, disability or death in the absence of treatment or prevention. Each disease has its own unique history. Disease की natural history, disease होता कैसे है, शुरुआत कैसे होती है, लास्ट तक कैसे उसका जो है टर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये इसमें दो फेजेस होते हैं हमारे बेसिकली, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस जो प्रोसेस एनवायरनमेंट में होती है, यानी कि आप कह सकते हो ह्यूमन बॉडी के बाहर जो प्रोसेस होती है, डिजीज़ की प्रोसेस शुरू होने से पहले की फेज़ प्री पैथोजेनेसिस, ठीक है। डिजीज़ पैथो मीन्स डिजीज़, जेनेसिस प्रोसेस यानी प्रोडक्शन, डिजीज़ प्रोडक्शन, प्री पहले, डिजीज़ के होने से पहले। पैथोजेनेसिस द प्रोसेस इज इन मैन, ये प्रोसेस जो है मैन में होती है, ह्यूमन बीइंग कह सकते हो या एनिमल बॉडी कह सकते हो आप, ठीक है। तो जो पैथोजन की एंट्री हो गई ह्यूमन बॉडी में, तो उसके बाद की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ पैथोजेनेसिस। इसको देखते हैं हम एक बार। इसमें प्री पैथोजेनिक फेज में आप देखोगे, प्री पैथोजेनिक फेज में आप क्या देखेंगे कि एक एजेंट होता है, होस्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी कहीं भी इम्बैलेंस होता है तो वो ट्रिगर करता है डिजीज़ को, ठीक है। अभी यहाँ तक हमारा जो है कोई डिजीज़ नहीं है, इसके बाद जैसे ही इसमें कुछ इन तीनों में कुछ गड़बड़ हुआ, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी पॉजिटिव एजेंट जो आया तो उसने जो है डिजीज़ को ट्रिगर कर दिया, पैदा कर दिया। तो उसके बाद आते हैं हम सेकेंड फेज़ में, यानी कि पैथोजेनिक फेज़ में। पैथोजेनिक फेज़ में अगर तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो गया है, ठीक है, तो ये जो है रिवर्सिबल है, आप जो है ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। अगर जो है आपने जो है ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आपकी कोई वो नहीं हुआ, अपने अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं हुआ आपका, तो ये डिज़ीज़ जो है इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। इरिवर्सिबल यानी कि आपकी कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है आपको, ठीक है। अब ये लास्ट में जो है हमारा आता है पोस्ट पैथोजेनिक फेज़। पोस्ट पैथोजेनिक फेज़ में जो है हमारा क्या है, रिहैबिलिटेशन होता है। रिहैबिलिटेशन मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू जो है वापस से लोगों को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में करने के लिए जो है वो एक्टिविटीज़ करवाना जिनकी वजह से किसी भी अनहेल्दी पर्सन को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं या करा सकते हैं, उनमें नॉर्मल फंक्शनिंग ला सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो इसमें पोस्ट पैथोजेनिक फेज़ में ये आता है, ओके। Thank you. So this is about today's lecture. So in next lecture we will discuss about this tools of measurement of epidemiology and types of epidemiology. Thank you so much.